नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से फोन पर की बात। शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार, आरोपों को बताया गलत और निराधार। वहीं अनुराग ठाकुर ने लगाया संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप। बिहार के बेगूसराय और रोहतास में विपक्ष पर गरजे वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह। कांग्रेस और आरजेडी को बताया घुसपैठियों की संरक्षक। भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाया जीत का संकल्प। बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगारों को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। 2 साल तक मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह। 12वीं पास युवा पहले से ही उठा रहे हैं योजना का लाभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। चमोली में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम कार्की ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेपाल और भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया। साथ ही उन्होंने नेपाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी भी साझा की। बातचीत के क्रम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए अच्छे पड़ोसी के रूप में आने वाले समय में भारत का निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नेपाल में हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और देश में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के अटूट सहयोग का भरोसा दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में नेपाल भारत संबंधों, द्विपक्षीय हितों और साझा चिंताओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा कि किसी भी मतदाता का नाम प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। वर्ष 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। इस मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं रिकॉर्ड के मुताबिक आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में भाजपा के सुभाष गुट्टेदार विजयी रहे थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत दर्ज की थी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं और उनसे शपथ पत्र मांगे जाने पर वो मुकर जाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। राहुल गांधी तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट से माफी मांगते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है
तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटा जा सकता है और किसी का पक्ष जाने बगैर वोट नहीं काटा जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है। कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बरौनी क्षेत्र में पटना एवं बेगूसराय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। पूर्ण विकसित बिहार के माध्यम से पूर्ण विकसित भारत की रचना करने के लिए आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी। इससे पहले अमित शाह ने बिहार के डेहरी में शाहबाद और मगध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें 20 वर्ष के लिए जनादेश दिया, उनके राज में बिहार का विकास नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने बिहार की जनता से राज्य के कल्याण और विकास के लिए मजबूत एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। तेजस्वी ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव अपना वजूद खोज रहे हैं। जब तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बिहार में राहुल गांधी के साथ यात्रा संपन्न की थी, तो अब इस यात्रा को करने की क्या जरूरत है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपस में इनके वजूद को लूटकर राहुल गांधी चले गए। उनको पता ही नहीं चला, जब राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनकी राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई, वो लुट गए। अब बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो आपस में इनके वजूद को लूट करके राहुल गांधी चले गए। अब ये अपना वजूद खोज रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने राज्य में पुलिस राज का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से राज्य के गृह मंत्री पद छोड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने केरल छात्र संघ के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी IFQM की वार्षिक संगोष्ठी को संबोधित किया। इस मौके पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बीते 2-3 वर्षों से हर बजट में कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक सीमित न रहते हुए युवाओं को विभिन्न प्राधिकरणों और उद्योग योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर मौजूद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपग्रेड करके AI संचालित प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग दे रही है। In every budget we had made sure that in the last 2-3 years we made a provision for skilling our manpower. After a good discussion with the states, we came up with an offer from the central government that these ITIs, as I said, one in every district, there are about 750 approximate number, 750 districts. So if these ITIs would adopt a hub and spoke model within a state, we will be able to provide them the entire money required for upgrading these places for AI-driven training centers. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने GST में हुए प्रमुख सुधारों को GDP वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि GST में सुधारों का देश की आर्थिक वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जब लोगों के पास खर्च करने की क्षमता अधिक होगी तो इसमें मांग और उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह आय में वृद्धि होगी। Naturally, as I just mentioned, you have higher purchasing power in the hands of the people when the rates come down, and naturally that leads to a virtuous circle of demand, production, increase in capacity, which in turn contributes to income growth of people. So that is how it triggers a virtuous circle. So the contribution, even though it may be hard to quantify right now, we have to wait for some data to come through, the impact will be quite significant and positive for GDP growth. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GST दरों में बदलाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने GST में किए गए बदलाव को अब तक के टैक्स रिफॉर्म्स अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा बताते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देशवासियों को दीपावली गिफ्ट बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के को दीपावली का गिफ्ट भी है। देश में GST स्लैब में बदलाव के बाद लोग बहुत खुश हैं। CA विवेक अग्रवाल ने कहा, GST संशोधन से आम आदमी को फायदा होगा। ये सुधार व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। GST 2.0 22 सितंबर से लागू जो हुआ है, अगर हम बात करें गारमेंट इंडस्ट्री की तो 2,500 रुपए तक के कपड़े जितने भी है सब में सिर्फ 5% GST लगने वाला है। इसका मतलब क्या, जो भी हमारे कॉमन मैन है उनके लिए कपड़े और सस्ते होने वाले हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें कपड़े और सस्ते मिलेंगे। नए रिटेल स्टोर बनेंगे, नया एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे लिए, नया कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, मास कंजम्पशन बढ़ेगा और ओवरऑल हमारी इकॉनमी की ग्रोथ होगी उसकी तरह से। तो GST ऑन गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत बहुत वेलकमिंग है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से 2 दिनों के लिए इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।
कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत 16% से घटकर 10% पर आ गई है, जो तेजी से हो रहे सड़क बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का लक्ष्य सतत विमानन ईंधन और हरित ईंधन के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व करना है। साथ ही उन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए की मूल्य वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत का प्रमुख उद्योग बताया। Today, our national road network is one of the important network, is the second largest in the world. At the same time, we are now making lot of express highways, lot of tunnels, lot of bridges, and because of that, today the logistic cost, which is very important for development of any country. Previously, our logistic cost was 16%. Today, it is a great pleasure and pride for me that the IIM Bangalore, IIT Chennai and IIT Kanpur, in their research indicates that because of good roads, Indian logistic cost is reduced by 6%. It comes to 10% now. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आबू धाबी में निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की बैठक की सह अध्यक्षता की। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर विस्तृत बातचीत हुई। CEPA की सफलता से भारत यूएई के व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डबल टैक्सेशन संधि और दोनों देशों के सेंट्रल बैंक से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। भारत यूएई की विकास को गति देने के लिए विशेष रूप से समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आबू धाबी के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहाँ कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जिनका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग को मजबूत करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार कुल 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डूसू इलेक्शन के लिए कुल 52 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कॉलेज स्तर पर भी छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 8:30 बजे से 52 केंद्रों पर करीब 2.25 लाख जो युवा मतदाता हैं वो वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं उनके अंदर भी छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबेडकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सदानंद प्रसाद। सर, किस तरह की तैयारी की है? हमने पूरी टीम के साथ, आपको दिख रहा होगा, हमने अपने यहाँ सारे बूथेस अलग अलग बूथ बनाए हैं कोर्स वाइज। हमारे पूरी टीम, जितने टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको हमने अपॉइंट कर रखा है। भारी सुरक्षा बल है जिनका सहयोग हमें है। बहुत डिसिप्लिन तरीके से हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है अभी। डॉक्टर सरला भारद्वाज हमारे साथ हैं जो इलेक्शन के इंचार्ज हैं। इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे 18 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और हर बूथ में हमने अलग क्लास के स्टूडेंट्स को असाइन किया है। सभी टीचर्स एक रूम में 3-3, 4-4 टीचर्स हैं। डिसिप्लिन एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव। देखिए, हमारा शुरू से ही जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन डिसिप्लिन है और हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं अगर इल डिसिप्लिन होता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने बहुत सारे लिए हुए थे, इसलिए डिसिप्लिन के इशू में कोई चैलेंज नहीं है। साथ में दिल्ली पुलिस पूरे बल के साथ बाहर भी है। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं जो वोट डाल कर आए हैं। उसकी वोट की ताकत क्या है, लोकतंत्र में उसके वोट का महत्व क्या है, वो अपना कैंडिडेट चुनता है। वही आदत आपको आगे जाके जब आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब वही आदत काम आती है। मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं दूसरी बार वोट करा है मैंने, और जब मैं अपने आप को लोकतंत्र से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियां जब समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं इस समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। ये थे विद्यार्थी जो वोट डाल कर आए हैं। इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला, तो ऐसे में वो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के मुंबई विश्वविद्यालय में विरासत, भाषाओं और सांस्कृतिक अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस केंद्र के निर्माण से भविष्य में विश्व स्तरीय सुविधाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, दृश्य श्रव्य स्टूडियो, पांडुलिपि पुस्तकालयों और डिजिटल अभिलेखागार के साथ ऐतिहासिक भाषाओं में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राजकीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निमोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के धार से इस अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ करते हुए भी सुना। इसी कड़ी में 8वें पोषण माह की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 लाख से भी ज़्यादा शिविर लगाकर महिलाओं का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और उसी के साथ महिला बाल विकास विभाग की ओर से जो हमारा पोषण माह चलता है, आज से उसका भी प्रारंभ हुआ है। तो ये 1 महीने तक जन आंदोलन के रूप में कार्यक्रम होगा और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इसका कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस आपदा में 3 गांव कुंतरी लगाफाली, कुंतारी सरपाणी और धूरमा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अब तक 14 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि कई मकान और गौशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कुंतारी लगाफाली में 8 लोग मलबे में दबकर लापता हुए और 15 से 20 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां से 2 महिलाओं और 1 बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। अन्य गांवों में भी 4 लोग लापता हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर कर रही हैं और अब तक करीब 100 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख की इनामी महिला माओवादी बुस्की नुप्पो मुठभेड़ में मारी गई। वहीं मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य थी और सुकमा व दंतेवाड़ा जिलों में दर्ज 9 गंभीर मामलों में वांछित थीं। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि 18 सितंबर को गादीरास थाना क्षेत्र के गुफड़ी और पेरमा पारा के बीच जंगल में डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन में महिला माओवादी का शव हथियारों और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री सहित बरामद हुआ। घटनास्थल से 315 बोर राइफल, वायरलेस सेट, डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, बारूद और नक्सली साहित्य मिला। आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज ने माओवादी कैडरों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। Thank you.